नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज़। हेयर आवर एम इज़ टू रीइग्नाइट योर पैशन फॉर लर्निंग। आज की हमारी ये वीडियो एचसीएस मेंस के और यूपीएससी के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के मेंस पेपर के लिए, उसके रिगार्डिंग है। इससे पहले हमने हमारी क्लास 1 के अंदर आंसर राइटिंग पे बहुत सारी टिप्स आपको दी थी। हमने बताया था कि कैसे आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, जिसके अंदर हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया था और उसको आपके सामने अटेम्प्ट करके दिखाया था। उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव को हमने बताया था। जिस किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है वो आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ अलग पर्सपेक्टिव देंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो आप लोगों का सपोर्ट हमें मिला, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ सजेशंस आए कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस कर दीजिए और एक क्वेश्चन हमें बता दीजिए ताकि हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो सजेशन को इंकलकेट करके ही हमने ये नई वीडियो में एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, जो टॉपिक अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी चल रहा है, काफ़ी डिबेट का इशू भी है और हाई चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 99% चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उस टॉपिक को हमने आज के इस वीडियो में लिया है। बाकी ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल होगी, जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, जो मेंस एग्ज़ाम इस बार या तो एचसीएस का या यूपीएससी के लिए या यूपीपीसीएस या किसी और पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये आपका जीएस में भी हेल्प करेगा। उसके साथ साथ ऐसे के पेपर में भी आपका ये टॉपिक हेल्प करेगा। इस टॉपिक की पूरी इन डेप्थ नॉलेज हम आपको देंगे कि कैसे ये टॉपिक इवॉल्व हुआ है, कैसे हमारी कंट्री के अंदर है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, सारा डेटा हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल्स इन्फॉर्मेशन होंगी वो सारी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी ऐसी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इसके साथ साथ आप प्लीज़ पेन एंड कॉपी लेके ज़रूर बैठिए, पेन एंड कॉपी लेके ज़रूर बैठिए, ताकि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं वो आप अभी नोट डाउन कर पाएँ। तो इस वीडियो को हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हिंदी में समान नागरिक संहिता भी बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के बाद से ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और कंट्री के अंदर एक ऑनगोइंग डिबेट चल रही है कि 2024 के इलेक्शन से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ स्टेट जैसे उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट के लिए बनाया है। तो ऐसे डिबेट्स के बीच में यहाँ से लाजमी है कि आपका मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसी को ध्यान में रख के हमने इस वीडियो को डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या चीज़। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज बेसिकली इट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी। ये रिलीजियस न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि सभी धर्म इक्वल हैं, एक तरीके से इस तरह ये बेस्ड है। अब इसमें और क्या चीज़ें हैं रिलीजियस न्यूट्रलिटी के अलावा, बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे समझने की जो चीज़ जरूरत यही है कि समान नागरिक संहिता होती क्या है। समान नागरिक संहिता, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स वन लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स और फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। One law for all section of citizens, the governed by a single law, governed by a single law। कंट्री के अंदर जितने भी सेक्शन है सबका सिंगल लॉ से गवर्न किया जाए। और स्पेशली सिविल नाम है तो सिविल मेनली डील करता है आपके पर्सनल लॉज से। जितने भी पर्सनल लॉ होते हैं ना उनसे डील करता है सिविल चीज़। तो जितने भी पर्सनल लॉ हैं, शादी ब्याह से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, तो वो सब एक सिंगल लॉ हो। अभी कंट्री के अंदर स्थिति क्या है कि हिंदूज गवर्न किए जाते हैं हिंदू पर्सनल लॉ से, मुस्लिम गवर्न किए जाते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ से, ऐसे अलग अलग पर्सनल लॉ हैं सभी के। तो इसीलिए कंट्री के अंदर ये डिबेट चलती रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिमिलर हो सभी के लिए।
अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो डिबेट थी वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हुई, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इसकी डिबेट चली। तो बहुत से लोग थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को जिन्होंने सपोर्ट किया वो कौन कौन लोग थे, ये नाम आपको याद होने चाहिए ताकि आप अपने आंसर में कोट कर सकें। अब इसके फेवर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हंसा मेहता, उसके अलावा राजमाता अमृत कौर, और यू कैन से राजमाता कौर, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू भी इसके समर्थन में थे, और बी आर अंबेडकर भी इसके फेवर में थे यूनिफॉर्म सिविल कोड के। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट कौन लोग थे कि जो ये चाहते थे कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड कंट्री में ना आए, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो थे ये अगेंस्ट थे टोटली यूनिफॉर्म सिविल कोड के। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ उस टाइम पे जो बात चली थी, तो यहां तक आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि यहां तक आपको समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट हुई थी वो थी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली एक यूरोपियन कंसेप्ट है, यूरोपियन, और यू कैन से इट्स ए वेस्टर्न कंसेप्ट। ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, वेस्टर्न सोसाइटी का कंसेप्ट है, एक तरीके से जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म होता है वहां का कंसेप्ट है, हमारे यहाँ का कंसेप्ट नहीं है ये, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये यूरोपियन कंसेप्ट है। इन यूरोप नेशन हैव अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सिटीजनशिप। यूरोप के अंदर नेशंस ने यूनिवर्सल सिटीजनशिप को अपनाया, यूनिवर्सल सिटीजनशिप। तो उसके बाद क्या हुआ, विच ऑल्सो लेड टू द एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिवर्सल सिटीजनशिप की वजह से ही वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आया। तो ये रीजन था एक तो मेनली। और इसके अंदर यूरोप में जैसे जैसे ये गवर्न होता है, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी डिबेट, मैंने आपको बताया कौन लोग फेवर में थे। तो संविधान निर्माताओं ने, द फोर फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पुट दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द डीपीएसपी सेक्शन। राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल है 44। अब ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे कोई भी क्वेश्चन जो आता है तो आप उसकी शुरुआत इस आर्टिकल से कर सकते हैं। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और डीपीएसपी हमारे पार्ट 4 में है। तो डीपीएसपी वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने डीपीएसपी के अंदर इंक्लूड किया। अब आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 कहता है स्टेट शैल endeavor to create the condition for the introduction of यूसीसी, कि स्टेट क्रिएट करे ऐसी कंडीशन जिससे हम यूसीसी को इंट्रोड्यूस करा सकें। और दूसरा इसमें आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट्स सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली डीपीएसपी के अगर हम मूल रूप पे जाएंगे, कोर एजेंस पे जाएंगे, तो डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, ये हमें पता है। डीपीएसपी के लिए हमें कानून लेके आना पड़ता है। डीपीएसपी बेसिकली हम डीपीएसपी से हम लॉ की, फंडामेंटल लॉ की हम एजेंस को भी चेक कर सकते हैं। तो इसलिए इसको डीपीएसपी में रखा है, फंडामेंटल राइट में नहीं है क्योंकि ये एनफोर्सेबल पार्ट नहीं है। बट स्टेट चाहे तो इस पे कानून बना सकता है। अब ये चाहे की सिचुएशन ऐसा छोड़ दी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कंट्री के अंदर एक डिबेट का पार्ट बना रहा बार बार, चाहे वो पॉलिटिकल कारणों से हो या किसी और कारणों से हो, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी कंट्री के अंदर एक मेजर डिबेट का इशू रहा है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में मेन डिबेट का पार्ट क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना वो डिबेट है बेसिकली जेंडर न्यूट्रलिटी, जेंडर इक्वालिटी, और यू कैन से जेंडर इक्वालिटी वर्सेस सेकुलरिज्म। जेंडर इक्वालिटी और सेकुलरिज्म के बीच की डिबेट बन के रह गया है आज के टाइम पे यूसीसी। भाई सेकुलरिज्म की डिबेट, और यही मेन कोर इशू है जिसकी वजह से
हम डीपीएसपी को पढ़ते हैं, क्योंकि यही दो कारण है जो फेवर में होते हैं वो बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, और जो अगेंस्ट है डीपीएसपी के वो बात करते हैं सेकुलरिज्म की, डाइवर्सिटी की। तो इन सब चीजों की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड मेन डिबेट में है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसमें हम बात करते हैं कैसे कंट्री के अंदर ये सिचुएशन स्टार्ट होती है। तो देखिए संविधान का मैंने आपको बता दिया, अब हम सीधे आते हैं 1985 पे। 1985 में क्या होता है, 1985 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होता है, फेमस केस है शाहबानो केस। ठीक, इसको ट्रिपल तलाक केस भी बोलते हैं, शाहबानो केस। शाहबानो केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो वर्डिक्ट सुनाते हैं, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि स्टेट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट विच परमिटेड मुस्लिम वुमेन टू रिसीव मेंटेनेंस एज पर हिंदू वुमेन। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या था कि हिंदू मेंटेनेंस एक्ट के अंदर ना हिंदू वुमेन को मुस्लिम वुमेन के हिसाब से कुछ मिल रहा था, वो चीजें थी, बट हमें यहाँ पे देखना मेनली यूसीसी का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्ट किया था स्टेट को कि आप इंट्रोड्यूस कराओ यूनिफॉर्म सिविल कोड, स्टेट इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसा कोर्ट ने बोला स्टेट को, गवर्नमेंट को बेसिकली। बट उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो एक कानून लेके आती है, मुस्लिम वुमेन राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। और इस कानून में सुप्रीम सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नलीफाई कर देती है, एक तरह से उसको ओवरराइड कर देती है। तो ये चीज आपको याद रखनी कि शाहबानो केस फर्स्ट केस था हमारी कंट्री के अंदर जहां पे पहली बार कोर्ट ने कहा था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए। तो इस केस को भी आप फेवर में कोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमने शुरुआत में ही क्यों नहीं किया, सबसे बड़ी चीज आती है कि भाई जो अनफेवर में थे लोग, उन्होंने शुरुआत में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों नहीं लेके आए। तो स्टार्टिंग में क्या था, पार्टीशन के टाइम पे ना, जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के टाइम पे देयर वाज लैक ऑफ ट्रस्ट एंड इट वाज नॉट conclusive to introduce uniform civil code. So government need to work on trust development. सरकार को ट्रस्ट डेवलपमेंट पे वर्क करना चाहिए पहले, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेके आए। बट आज की क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन ये है कि आप ये कह सकते हैं ग्रोथ ऑफ डिस्ट्रस्ट हुआ है, ग्रोथ ऑफ डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट नहीं डिस्ट्रस्ट बढ़ गया है रेदर देन ट्रस्ट। आज के टाइम पे सिचुएशन ऐसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। बट ये डिबेट में फिर से आया है, क्योंकि देखिए हम आपको एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी मैं आपको बताता हूं साथ साथ। लॉ कमीशन 21st जो लॉ कमीशन था, 21st लॉ कमीशन, उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंट्रोडक्शन के लिए मना कर दिया था। 21st लॉ कमीशन ने साफ साफ अपहेल्ड कर दिया था। 21st लॉ कमीशन का एक पेपर आया था, मैं पूरी रिपोर्ट आपके सामने रख देता हूं, रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ, रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ, ये एक पेपर आया था। तो इसमें इसके जो सुप्रीम कोर्ट जज थे वो उसके हेड थे सुप्रीम कोर्ट जज बलबीर सिंह चौहान, बलबीर सिंह चौहान। इन्होंने कहा था द फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। यूनिफॉर्म सिविल कोड का फॉर्मुलेशन इज नीदर नेसेसरी एंड नॉट डिजायरेबल, ना तो वो जरूरी है और ना आगे, ना तो जरूरत है और ना आगे डिजायर कर सकते हैं। तो 21st लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को मना कर दिया था। मैंने स्टेटमेंट बताई है यूनिफॉर्म सिविल, द फॉर्मेशन ऑफ यूसीसी, मैं आप बता देता हूं 21st लॉ कमीशन ने क्या कहा। फॉर्मेशन ऑफ यूसीसी इज नीदर necessary no desirable at this stage। तो लॉ कमीशन ने इसको साफ साफ मना कर दिया था, जो 25th लॉ कमीशन आया था। अब ये 2016 की बात है, 21st लॉ कमीशन की जो बात है ये 2016 की बात है। बट अभी क्या हुआ कंट्री के अंदर, 22nd लॉ कमीशन आता है, सरकार कॉन्स्टिट्यूट करती है, और 22nd लॉ कमीशन जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं और पब्लिक से, रिलीजियस लीडर्स से और पब्लिक से ओपिनियन मांगता है, पब्लिक से
ओपिनियन सीक करता है ऑन द मैटर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। 22nd लॉ कमीशन ने अभी हाल फिलहाल में ओपिनियन मांगा है वेरियस रिलीजियस लीडर्स से और उसके साथ साथ पब्लिक से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। तो इसके बाद से ही कंट्री के अंदर फिर से एक डिबेट खड़ी हो गई है कि देखिए इतना कुछ होने के बावजूद भी अब फिर से ये बात चल पड़ी है। तो अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों आना चाहिए, क्या इसकी मेरिट्स हैं और क्या इसकी डिमेरिट्स हैं। तो आइए बात करते हैं हम सबसे पहले मेरिट की। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मेरिट क्या है भाई, क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमें ज़रूरत है। तो सबसे मेन चीज़ है जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें जेंडर इक्वालिटी के लिए चाहिए। सेपरेट रिलीजियन फ्रॉम पर्सनल लॉ, एक तो रिलीजियस को हमें पर्सनल लॉ से सेपरेट करना पड़ेगा ताकि हम इक्वालिटी लेके आए। रिलीजियन को, धर्म को, जो पर्सनल लॉ हैं उनसे हमें अलग करना पड़ेगा पूरे तरीके से। हम इनको एक ही शीशे में नहीं देख सकते, इनको एक ही रूप में नहीं देख सकते। रिलीजियस और पर्सनल लॉ डिफरेंट है। बहुत सारे पर्सनल लॉज के अंदर जेंडर जो है वो जेंडर जस्टिस नहीं मिल पाता, इसलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आ रहे हैं। सेकंड पॉइंट ये होता है कि अगर हम कोडिफाई करते हैं सारे लॉ को, कोडिफाइंग ऑल पर्सनल लॉ, जितने पर्सनल लॉ हम उनको कोडिफाई करते हैं तो इससे स्पीडी जस्टिस होगा, इससे स्पीडी जस्टिस होगा। और स्पीडी जस्टिस से मतलब है बेटर इफेक्टिव जस्टिस होगा, एक तरीके से इफेक्टिव जस्टिस होगा। जेंडर इक्वालिटी की बात आती है, उसी में हम लिख सकते हैं इंप्रूव कंडीशन ऑफ वुमेन। और दूसरी हम बात करते हैं कि लीगल लॉ फॉलो करेंगे कंट्री के अंदर, लीगल लॉ फॉलो करेंगे, ना कि जो ट्रेडिशनल लॉ है। लीगल लॉ रेदर देन ट्रेडिशनल लॉ, रेदर देन ट्रेडिशनल लॉ। इसका एग्जाम्पल हमारे पास हरियाणा के अंदर सबसे बेस्ट है खाप पंचायत। खाप पंचायत कि लीगल लॉ फॉलो करेंगे ना कि ट्रेडिशनल लॉ। और इससे क्या होगा, एक इंटीग्रेशन, एक यूनिटी की भावना कंट्री के अंदर आएगी। यूनिटी की एक फुली इंटीग्रेशन होगा सोसाइटीज का भी, एक फुली इंटीग्रेशन होगा सोसाइटीज का भी, कम्युनिटीज का भी इंडिया के अंदर, और क्लोज आएंगे, जिससे इंडिया की यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये तो बेसिकली पॉइंट्स हैं हमारे मेरिट के, जो मैंने आपको अभी बताया। मेरिट्स के मैंने आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करके बताएं। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की, या यूं कहूं कि कौन से ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला नहीं पा रहे हैं। तो हम उनकी भी बात करते हैं अभी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं लेके आ पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स कह लीजिए, या फिर आप ये बोल दीजिए कि पॉइंट्स दैट आर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। तो फर्स्ट थिंग तो यही है डाइवर्सिटी। अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूं हमारी कंट्री के अंदर, तो यहाँ पे 80% के लगभग हिंदू हैं, 80% के लगभग हमारी कंट्री में हिंदू हैं। और एकदम एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बताऊंगा, 11.6% मुस्लिम कम्युनिटी है, 11.6% मुस्लिम कम्युनिटी है। 2.32% क्रिश्चियंस हैं, 2.32% क्रिश्चियंस हैं। वहीं पे बात करूं 1.99% सिख हैं, 1.99% सिख हैं। 0.77% बुद्धिस्ट हैं, 0.77% बुद्धिस्ट हैं। जैन जो है वो 0.41% है, 0.41% जैन है। और इसके अलावा बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे छोटे मोटे रिलीजियस हैं जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं मैजिक और इन सब की। पर्सनल लॉज हैं, नागाज के अलग लॉ हैं, उनको अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें मिली हुई है ना। तो ऐसे बहुत सारे लॉज और भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी अभी। तो ये डाइवर्सिटी। दूसरा इसके अंदर पॉइंट आता है डाइवर्सिटी के साथ साथ कि डाइवर्सिटी के अलावा जो और पॉइंट्स है कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो रोकते हैं, वो है वायलेशन विद द फंडामेंटल राइट। वायलेशन विद द फंडामेंटल राइट। एक तरफ हम बात करते हैं कि सभी धर्मों के लिए एक समान कानून हो, वहीं हमारे संविधान के अनुच्छेद और यू कैन से आर्टिकल
25 और 26 में रिलीजियस फ्रीडम की बात कही गई है। वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 और 25 में रिलीजियस फ्रीडम की बात कही गई है। अगर मैं आपको आर्टिकल 25 पूरा बताऊं तो वो कुछ ऐसे है, इट प्रमोट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियस, ठीक है, बेसिकली प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियस को प्रमोट करता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइसनेस, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट रिलीजियन, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन आर पार्ट ऑफ, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन आर पार्ट, आर्टिकल 25 के अंतर्गत जो कस्टम्स और ट्रेडिशन है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन आर पार्ट ऑफ फ्रीडम टू प्रैक्टिस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजियन, जो कि आर्टिकल 25 के अंदर है ना। सो इट इज ए फंडामेंटल, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। बट ऐसे इनके साथ एक तरह से इनका वायलेशन हो जाएगा अगर हम उसको लेके आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को, है ना। उसके साथ साथ जो आर्टिकल 371 है, आर्टिकल 371 जहां पे अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट दिए हैं, नागाज की बात है, मिजोज की बात है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं, है ना। तो वहां भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि क्या चीज है जिसकी वजह से हम नहीं लेके आ रहे। ड्राफ्टिंग ही सबसे बड़ा एक इशू है ना, ड्राफ्टिंग ऑफ यूसीसी इज एन ऑब्स्टेकल, ये भी एक ऑब्स्टेकल है, बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है। कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई सामंजस्य या ये कहें कोई एकता नहीं है इस पूरे उसमें, हर समुदाय की अलग राय है, कोई कॉन्सेंसस नहीं है। कंसेंसस जब तक बिल्ट नहीं होगा तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। अपोजिशन है बहुत ज्यादा रिलीजियस ग्रुप्स के द्वारा, रिलीजियस ग्रुप्स के द्वारा अपोजिशन है कि वो हमेशा अपोज करते हैं कंट्री के अंदर ऐसी चीजों को। डाइवर्सिटी की वजह से डिफिकल्ट है, मैंने आपको बताया, ठीक। टफ टास्क है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो कोर इशू है हमारी कंट्री का ना, एक तरीके से उसको ही कहीं ना कहीं ये हिट कर रहा है। कोर इशू जो सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं, सर्वधर्म सद्भाव, सर्वधर्म सद्भाव की हम जो बात करते हैं उसके भी कहीं ना कहीं खिलाफ है थोड़ा सा। सर्वधर्म सद्भाव की बात के भी थोड़ा सा एजेंस में नहीं है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहीं ना कहीं एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ फेवर करता है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट है। तो ऐसा भी पॉइंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। अब देखिए, मैंने आपको मेरिट्स भी बताई, डीमेरिट्स भी बताई, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स भी मैंने आपको बताई और एक सुप्रीम कोर्ट का केस भी मैंने आपको बताया। इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो चीजें हुई है मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन करके बताई हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या कंक्लूजन क्या होगा, वे फॉरवर्ड क्या हो पूरे इस टॉपिक में, कि हम क्या लिखें लास्ट में। देखिए सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, अब वे फॉरवर्ड क्या हो कि जिससे हमारा आंसर जो है वो हॉलिस्टिक दिखे, ऐसा हम क्या लिखें। तो देखिए यूरोपियन कंसेप्ट है, अब क्यों नहीं आना चाहिए, वाई नॉट, पहले मैं आपको बताता हूँ वाई नॉट। अगर आप फेवर करते हैं वाई नॉट का तो आप क्या लिखें। एक तो देखिए यूरोपियन कंसेप्ट है जो 7th सेंचुरी में इमर्ज हुआ है ना, जहां पे यूनिवर्सल सिटीजनशिप थी, जबकि इंडिया जैसे कंट्री के अंदर जहां पे मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप है वहां पे ये फिजिबल नहीं है ना। यूरोपियन जो कंट्रीज हैं आज के टाइम पे, यूरोपियन कंट्रीज भी जो है ना अब वो मल्टी कल्चरलिज्म सोसाइटी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम यूनिवर्सल सिटीजनशिप टू मल्टी कल्चरलिज्म, दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम यूनिवर्सल सिटीजनशिप टू मल्टी कल्चरलिज्म। तो यूरोपियन सोसाइटीज भी मल्टीकल्चरलिज्म की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और हम यूनिवर्सल सिटीजनशिप की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव नहीं है आज की सोसाइटी में। तो ये आप वाई नोट से जस्टिफाई कर सकते हैं। बट अगर पूछा जाए वाई कि क्यों आना ही चाहिए, तो देखिए एक बहुत ही फेमस लाइन हम आपके सामने लिख देता हूं। इन ए कंट्री, आप ऐसे ही लिखिएगा, इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर diversity is not an exception but a norm, the concept of UCC is वही जो 25th लॉ कमीशन ने कहा था, नीदर
डिजायरेबल नॉर नेसेसरी, ये लिख दीजिए। फिर उसके लिखें हाउएवर, हाउएवर इफ द यूसीसी इज इंप्लीमेंटेड, इफ द यूसीसी, ये मैं बोल के बता देता हूं, इफ द यूसीसी इज इंप्लीमेंटेड इट्स ऑब्जेक्टिव शुड बी टू एड्रेस द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, इट्स objective should be to address the discrimination against vulnerable groups and harmonize diverse cultural practices, the implementation of UCC should be done with consent of all religion groups. The implementation of UCC means Uniform Civil Code should be done with consent of all religious groups as said by John Rawls। अब लास्ट में आप जॉन रॉल्स की स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं अगर आपको याद रहे, बट इतना भी आप छोड़ सकते हैं कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी डन विद कंसेंट ऑफ ऑल रिलीजियस ग्रुप्स। अगर आप लेके आ रहे हैं तो कंसेंट बहुत जरूरी है, कंसेंट बहुत जरूरी है। बट ऐसे के लिए मैं आपको एक कोट बताता हूं रॉल्स का। इनका पूरा नाम था जॉन रॉल्स, ये वेस्टर्न फिलोसोफर हुए हैं। इन्होंने एक लाइन लिखी थी, राइट ऑफ ए पर्सन शुड नॉट बी सब्जेक्टेड, राइट ऑफ ए पर्सन शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू पॉलिटिकल bargaining. After all, dignity of every person is inviolable। तो ये कोट आप लिख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा कोट है जॉन रॉल्स का, जिसको आप काफी जगह अपने ऐसे के अंदर आप यूज कर सकते हैं, आप जीएस के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस कोट को जरूर याद रखिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, राइट ऑफ ए पर्सन शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू पॉलिटिकल बार्गेनिंग, आफ्टर ऑल डिग्निटी ऑफ एवरी पर्सन इज इनवायलेबल। ये वेस्टर्न फिलोसोफर थे जॉन रॉल्स, उन्होंने इस कोट को बताया है। अब हम बात करते हैं एक तरीके से कि एकदम पूरा क्रक्स क्या रहा जो हमने पढ़ा उन सारी चीजों। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से एकदम लास्ट में कि जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एकदम बुलेट फॉर्मेट में आपको बता देता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे पहले हम लिखेंगे डिफिनेशन क्या होती है, आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है हमारी कंट्री के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन में डिमांड जो आपसे पूछी गई, अगर पूछा जाता है कि क्यों नहीं आना चाहिए तो आप लिखेंगे वाई नॉट। आपसे पूछा जाता है क्यों आना चाहिए तो आप लिखेंगे वाई इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, है ना। दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। फिर उसके बाद सिमिलर स्टेप में एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर आपको, अगर वाई नॉट आपने लिखा है कि क्यों नहीं आना चाहिए तो वाई को एक्सप्लेन करना है कि क्यों आना चाहिए। अगर वाई आपने लिखा है कि क्यों आना चाहिए, इससे पहले क्वेश्चन में पूछा गया, तो उसके बाद आपको वाई नॉट बताना है। और लास्ट में जो मैंने आपको वे फॉरवर्ड बताया है कि आप फेवर, अगर आपसे पूछा जाता है कमेंट, तो आप कमेंट में से भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। देखिए कमेंट अगर आप वाई नोट लिखते हैं तो आपको, क्योंकि आपका व्यू पूछा जा रहा है ना, तो आप वाई नोट, अगर आपको लगता है नहीं आना चाहिए यूसीसी तो आप वो लिखिए। बट बेटर ये होता है कि आप सबसे पहले बताइए कि जरूरत तो नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, बट अगर आ रहा है तो सभी रिलीजियस ग्रुप्स और माइनॉरिटीज के कंसेंट से आए, रिलीजियस ग्रुप्स और माइनॉरिटीज के कंसेंट से हम लेके आए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा विविधता से भरा हुआ देश है। मैं एक बार हिंदी माध्यम के छात्रों को भी ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। समान नागरिक संहिता को आप सबसे पहले बताएंगे कि समान नागरिक संहिता होती क्या है। फिर जो संविधान में जो इनके बारे में जो अनुच्छेद दिया गया है, आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44, आप उसको बताएं कि अनुच्छेद 44 के अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, वो सारा चीज़ आप बताएं। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप समान नागरिक संहिता के अंदर बताएं क्यों भारत के अंदर जरूरी है, क्यों जरूरी है अगर आपसे पूछा गया है, और क्यों जरूरी नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को आप बताएंगे। ज़रूरी है क्योंकि भारत
जैसे देश के अंदर जहां लैंगिक समानता की बात आती है तो उसको बढ़ाने के लिए हमें समान नागरिक संहिता की जरूरत है। एक लैंगिक समानता का एक प्रश्न है। दूसरा है कि ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, ठीक, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ाता है। अगला पॉइंट इसमें ये आता है कि इसके साथ साथ हमें अगर सारे कानून एक होंगे, एक उनको कोडिफाई कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो न्याय की प्रक्रिया है वो ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगी, वो एक सुचारू रूप से कार्य करेगी। न्याय की जो प्रक्रिया है आप उसको बता सकते हैं, जल्दी न्याय मिलेगा लोगों को, आप ये पॉइंट भी बता सकते हैं। और जो कानून है वो कहीं ना कहीं जो धार्मिक कानून बनाए गए हैं लोगों के, उनके ऊपर प्रिवेल करेंगे। ज़्यादा मान्यता जो कानून है उनकी होगी, ना कि धार्मिक कानूनों की होगी। उदाहरण के तौर पर खाप पंचायत ले लीजिए। अब क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि इससे जो है कहीं ना कहीं संविधान के साथ ही विरोधाभास है। हम बात करें अनुच्छेद 25 की या 26 की या 371 अनुच्छेद की, तो वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के समान नागरिक संहिता के विरोधाभास में है। तो अगर हम इसको लेके आते हैं तो जो मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं हमारे संविधान में जो हमें दिए हुए हैं, उन मौलिक अधिकारों का हनन होता है। सबसे बड़ी चीज तो यही है जो डिबेट का मेन इशू है। अगला पॉइंट यही है कि इसके अंदर कि एक बहुत विरोध है, जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जो धार्मिक छोटे समूह हैं, माइनॉरिटी समूह, उनका एक बहुत ज़्यादा विरोध है इसके खिलाफ। वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा करने से हमें तो इस देश के अंदर कोई स्वतंत्रता ही नहीं दी जा रही, तो उनका मानना ये है। उसके बाद क्या है कि इसको ड्राफ्ट करने के, इसको बनाने के में ही बहुत सारी दिक्कतें हैं, एक ऑब्स्टेकल है, क्योंकि एक कोई समान विचार नहीं आ रहा है, लोगों में सहमति नहीं बन पा रही है, एक ये इसका इशू है। फिर हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही एक मिस इन्फॉर्मेशन है लोगों के बीच में, कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है। जैसे आप ले लीजिए, आप नागरिक संशोधन कानून ले लीजिए, नागरिकता संशोधन कानून, जिसको लेके इतना बड़ा धरना प्रदर्शन और दंगे हुए दिल्ली में भी, तो उनको आप बता सकते हैं कि कैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आया तो उसको लेके मिस इन्फॉर्मेशन थी। फिर आते हैं लास्ट पार्ट पे कि हम इसको लास्ट में कैसे इसका पूरा लिखें। तो लास्ट में यही लिखना कि देखिए, एक तो पाश्चात्य संस्कृति का है, वहाँ पे जो है मल्टीकल्चरलिज्म फॉलो नहीं होता था। जब ये आया उस टाइम पे यूनिवर्सल सिटीजनशिप थी, बट अब वो लोग भी मूव कर रहे हैं मल्टीकल्चर सिटीजनशिप के लिए, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और 21वें जो विधि आयोग था उसकी भी ये मानना था, 21वें विधि आयोग का, कि समान नागरिक संहिता ना तो भारत में ज़रूरत है और ना ही इसकी आगे ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसा 21वें विधि आयोग ने कहा है। तो उसके बाद हम ये भी बता सकते हैं कि 22वें विधि आयोग ने जबकि इसकी ज़रूरत को माना है, उन्होंने अलग अलग चीज़ों से ग्रुप्स से वो मांगा है, परंतु अगर हम समान नागरिक संहिता को ला रहे हैं तो इसमें ज़रूरी है कि हमें सभी धार्मिक समूहों से बात करनी चाहिए, लोगों का इंटरेस्ट जानना चाहिए, लोगों का ओपिनियन हमें लेना चाहिए, और एक कंसेंसस बिल्ड करके, एक सहमति ही बनाकर यह कानून अपनाया जाए, जिसको सारे जो धार्मिक ग्रुप हैं और जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं, जो धार्मिक नेता हैं, धर्म के नेता हैं जितने भी, वो सब इस चीज़ को माने, तब इस कानून को लेके आया जाए। और इंग्लिश के अंदर मैंने रोल्स की स्टेटमेंट को बताया था, आप हिंदी में प्लीज़ ट्रांसलेट कर लीजिएगा इसको, कि जॉन रोल्स की एक स्टेटमेंट थी कि राइट्स ऑफ ए पर्सन शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू पॉलिटिकल बार्गेनिंग, आफ्टर ऑल डिग्निटी ऑफ एवरी पर्सन इज इनवायलेबल। तो यहाँ लिख के आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, देखिए इस क्वेश्चन में हमने इंट्रोडक्शन भी देखा है, कुछ भी क्वेश्चन आए, हमने मेन बॉडी भी पढ़ी पूरी, इस मेन बॉडी के अंदर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, हमने फैक्ट्स की भी बात की, हमने केस की भी बात की सुप्रीम कोर्ट, हमने रिपोर्ट भी देखी हैं, विधि आयोग कहूँ या लॉ कमीशन, है ना, एक ही बात है। उसके बाद हमने कॉन्क्लूजन भी देखा है, हमने कॉन्क्लूजन को भी पढ़ा है, हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को भी स्टडी किया है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को भी स्टडी किया है। तो इतनी जानकारी आपको मिल चुकी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर मेंस में यूनिफॉर्म सिविल कोड से आता है तो आप 101% उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, आप 101% उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि जितना हमने अभी पढ़ाया है उससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए, ये मैं आपको अभी भी क्लियर करके बता रहा हूँ, मैंने जो अभी आपको ये सारी चीज़ें कराई हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। इस चीज़ को आप मान के चलिए पूरे तरीके से, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। बट मेन चीज़ है, जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपसे हो जाएगा। अब मैं आपसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता हूँ जो यूपीएससी ने पूछा था,
इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ज़रूर करना, और कहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भेजना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, डिस्कस द फैक्टर्स that inhibit India from enacting for its citizen a, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं बट फुल फॉर्म लिखनी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एज प्रोवाइडेड फॉर इन द डीपीएसपी। ये क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप प्लीज़ हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके इसका आंसर आप हमें हमारी मेल आईडी query@reignite20s.com पे सेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने HCS 2023 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है प्रबुद्ध टेस्ट सीरीज। आप उस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमारी टेस्ट सीरीज से 75% ऑफ द क्वेश्चंस थे जीएस के अंदर। हमने लास्ट में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी करवाए थे जिससे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, चाहे वो INS विक्रांत की बात हो या मैरीन टाइम सिक्योरिटी की बात हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो कहीं भी नहीं थे वो हमने कवर कराए थे, उनको अच्छे से कवर कराया था। तो आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छी रही। 32 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था टेस्ट सीरीज, उसमें से 18 का मेंस क्लियर हुआ था और जिसमें से 10 का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो ये टोटल सक्सेस रेट रही थी। तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जिनको अभी फिजिबल नहीं लगती, वो एक डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके रेट चार्जेस बहुत ही मिनिमल है कि आपको रोज एक आंसर सेंड कर दिया जाता है। आप उस आंसर को अटेम्प्ट करते हैं, हम आपको इवेल्युएट करके वो फीडबैक देते हैं। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर ये मात्र टेस्ट सीरीज नहीं है, ये एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है। इसके अंदर आपको मेंटोर अलॉट करते हैं हम, जो मेंटोर आपको रेगुलर गाइड करता है टाइम टू टाइम कि आपकी क्या कमी रह गई, आप उस कमी को कैसे सुधार सकते हैं और कैसे अपनी HCS की इस जर्नी को और स्ट्रॉन्ग करके अपने रिजल्ट में अपने पेपर को क्लियर करने के हाई चांसेस आप डेवलप कर सकते हैं। ऐसे मेंटोरशिप होती है, कुछ मेहनत आप करेंगे, कुछ मेंटोर करेगा और वो आपको हर स्टेप पे गाइड करेगा कि देखिए आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा वीक है। हर चीज़ हम रिटर्न में नहीं दे सकते, जो आप हमें आंसर देते हैं हम आपको लिख के चेक करके दे दें, वो हर चीज़ नहीं होती। इसलिए हमने मेंटोरशिप इस प्रोग्राम के अंदर रखी है। आप मेंटोरशिप से आपको एक बेटर आइडिया मिलता है कि आपने जो लिखा है वो सही भी लिखा है और मेरे को सुधार करना है तो किस क्षेत्र में मेरे को सुधार करना है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमने मेंटोरशिप स्टार्ट की है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक को हम लेके आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा HCS एग्ज़ाम के लिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।